नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आज हम बात करेंगे मंथन में सियासी इनकाउंटर की। बहराइच हिंसा मुख्य आरोपी सरफराज और उसके सहयोगी को नेपाल सीमा के पास एनकाउंटर करके पकड़ लिया गया। दोनों के पैर में गोली लगी और वो अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस कहती है कि आरोपियों के हाथों में हथियार थे, इसलिए उसे आत्मरक्षा में गोलियां चलानी पड़ी। लेकिन एनकाउंटर अब सियासी एनकाउंटर बन गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्याएं हो रही हैं और ये सरकार नफरत को बढ़ावा दे रही है। दरअसल महसी तहसील के महाराजगंज क्षेत्र में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान एक प्रार्थना स्थल के बाहर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर हिंसा भड़क गई थी और इस दौरान गोली लगने से 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। घटना के बाद इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई थी और गुस्साई भीड़ ने कई घर, दुकानों, शोरूम, अस्पतालों और वाहनों को आग लगा दी। इस बीच बहराइच हिंसा में गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने के आरोपी मकान मालिक अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार ने एक वीडियो में कहा कि बुधवार शाम 4 बजे मेरे पिता अब्दुल हमीद, मेरे दोनों भाई सरफराज, फहीम और एक अन्य युवक को उत्तर प्रदेश पुलिस का विशेष कार्यबल पकड़ ले गया। उन्होंने कहा, मेरे पति और मेरे देवर को पहले ही पुलिस ले गई थी। किसी भी थाने में उनकी कोई खबर नहीं मिली। हम डर है कि वो मुठभेड़ में न मारे जा सके। पुलिस मुठभेड़ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस मुठभेड़ की वास्तविकता पर सवाल उठाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। पुलिस का यह तरीका बन गया है, जब कभी जांच होगी तो बहुत से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो जेल भी जाएंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोसी जिले का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि घटना हुई है कि नहीं बल्कि कराई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, इस मुठभेड़ को इसके पहले ही हुई अन्य मुठभेड़ों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। ये मुठभेड़ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए महज दिखावा लगती है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटना जाएगा। बहराइच हिंसा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित लोगों को, दंगों को साजिश रचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर गोली चलाने वालों को परिणाम भुगतने होंगे। बहराइच की घटना में संलिप्त लोगों के लिए बेहतर होगा कि वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दें। इस बीच जमीयत उलेमा हिंद ने बहराइच मामले में प्रशासन व एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। संगठन अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि बहराइच हिंसा में मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। गाँव में मुस्लिम युवकों को एक तरफा गिरफ्तारियां शुरू हो गई, जबकि एक मुस्लिम के घर में घुसकर पिटाई करने और घर की छत पर भगवा झंडा फहराने वाले असली अपराधी उत्पात में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मदनी ने कहा कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और गिरफ्तार किए गए निर्दोष लोगों को तुरंत रिहा करना चाहिए। अखिलेश यादव और तमाम जो और बयानात हैं वो एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा में करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले एनडीटीवी थोड़ा सा नीचे कर, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का
कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी दिन बाद आपसे चर्चा होगी, बहुत अच्छा लगेगा। सर, मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको क्राइम की खबरों का, और ऐसे क्राइम जो इनकाउंटर होते हैं इनका लगातार कोई इनकाउंटर हो, चाहे मंगेश यादव हो, विकास दुबे हो, अब ये सरफराज या लतीफ़ जो इनका हुआ है, क्या कि सीधा आरोप लगता है कि भाई एक तरफा चीज़ें हो रही हैं। विपक्ष सीधे कहने लगता है कि टारगेटेड एम है ये सब, और ये जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, जांच सही से ना हो पाए इसलिए किया जाता है। सर, नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ये जो सियासी इनकाउंटर जो आपने कहा, इनकाउंटर्स पहले गिने चुने होते थे, और वो इनकाउंटर तब होते थे जब कोई अपराधी किसी भी सूरत में पुलिस अभिरक्षा में अगर वो भागने का प्रयास करता है तो पुलिस सेल्फ में एक गोली चलाती थी। लेकिन अब जो ये इनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से सियासी हैं, फेक हैं, और जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, इनसे नफरत, समाज के अंदर नफरत पैदा हो रही है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जब पुलिस शक के घेरे में आती है, जब एक कम्युनिटी के लोगों को, चाहे उनके घर को गिराया जाए, चाहे उनका इनकाउंटर किया जाए, अपराध को रोकने के लिए पुलिस के पास सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसका एक अपना इकबाल होता है कि पुलिसिंग उसकी जो होती है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। इनकाउंटर के भय से जो है अपराध नहीं रुकते हैं। और जिस तरीके से अब ये एक सियासी वोट पोलराइज करने का एक जिस तरीके से ये ड्रामा शुरू हो गया है पिछले 2 दशक से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो उधर की राजनीतिक पार्टियां हो चाहे इधर की हो, दोनों राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से एक वोट बैंक के लिए, अपने वोट को खुश करने के लिए, ये एक, अब विकास दुबे का आप ले लीजिए, वो महाकाल के दर्शन करके उज्जैन में आ रहा था और उसको पुलिस ने उठा लिया, और उठाने के बाद उसको ला रहे थे, और किस तरीके से गोली मारी गई, और किस तरीके, अरे आप कान में गोली मारी है। इनकाउंटर का मतलब, जैसे ये अभी 2 बच्चों के ऊपर जो पैर में गोली मारी गई है, इसको मैं कहता हूं कि अगर ये भाग रहे थे तो पैर में गोली मारिए, धड़ के नीचे गोली मारिए। अगर आप सीने पे गोली मारते तो वो हत्या होती है, वो इनकाउंटर नहीं होता है। और इनकाउंटर का पूरा प्रोसेस है, उनको उस दायरे से गुजरना पड़ता है। लेकिन वो सारे प्रोसेस जो है राजनीतिक हथकंडे चढ़ जाते हैं। तो ये जो पूरा एक सारा ये सियासी एक ड्रामा होता है, इससे आप कानून व्यवस्था को आप चुस्त दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इनकाउंटर एक भय पैदा करने के लिए आप पैदा करते हैं। लेकिन एक कम्युनिटी का इनकाउंटर क्यों हो रहा है? बराबर सभी अपराधी तो हर जात के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर जगह अपराधी इनकाउंटर होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ये जो बहराइच की पूरी घटना है, इस घटना की एक तो जांच होनी चाहिए, और जांच भी जो होती है महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, सिटिंग जज जांच करता है, आज तक कोई परिणाम नहीं आता है कि आखिर ये दंगा क्यों हुआ और ये दंगा कैसे फैला। तो सबसे बड़ा सवाल आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस इनकाउंटर करे, लेकिन इनकाउंटर उन स्थिति में होना चाहिए जब कोई अपराधी उस भागने का प्रयास कर रहा है, तो आप उसके टांग के नीचे गोली मारिए, उसकी जीवन लीला समाप्त मत कर दीजिए। न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियल है, कोर्ट है, कोर्ट से न्याय उसको मिलना चाहिए। अगर किसी की हत्या हुई है और कोई विक्टिम मारा गया है, और ये बड़ा एक सवाल है कि खून हुआ है तो वो मुझे खून चाहिए, ये क्या कहाँ का न्याय हो गया भाई?
सबसे बड़ी चीज क्या है कि समाज में नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए, सभी कम्युनिटी का ख्याल रखना चाहिए। और हमारे बीच जो गंगा जमनी तहजीब है, जो आज हमारा एक जो वातावरण एक डिस्टर्ब हो रहा है, मैं आपको बता दूं जिम्मेदारी के तौर पे आपके न्यूज में मैं कहना चाहता हूं, वोट बैंक की राजनीति से ये देश और समाज कहां जा रहा है, ये सियासतदानों को समझना होगा। नहीं, आने वाला समय हमारी नस्लों के लिए भी बड़ा खराब होगा। तो पुलिस इकबाल बुलंद करे, इकबाल अपराधियों पे अपना व्यक्त करे। अपराधियों पे जो मुख्य अपराधी होते हैं वो बैठे होते हैं थानों के अंदर, वो राजनीतिक बर्दाश्त उनको प्राप्त होता है, वो उनको जो है कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। छलेती हो रही है, डकैती हो रही है, लूटपाट हो रही है। हाँ, इस योगी की सरकार में संगठित अपराध बंद हुआ है, निश्चित तौर पे बंद हुआ है। लेकिन सरकार अगर कोई अपना मैसेज देना चाहती है अपराधियों के उस पे, तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पुलिसिंग अपनी करके, पुलिस अपनी व्यवस्था को ठीक करके, एक जो राजनीतिक नेक्सस होता था, अपराधी राजनेता और पुलिस का जो एक संगठित ग्रोह होता था, वो खत्म हुआ है। लेकिन इनकाउंटर करते समय बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर हम जिस अपराधी को सीधे गोली मार रहे हैं वो एक हत्या है, और अपराधी के उस पर कोई बचाव में नहीं है कि कोई अपराधी की कोई किसी को बचाने का प्रयास कर रहा है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है। लेकिन निश्चित तौर पे पिछले एक दशक से मैं ये देख रहा हूं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए एक कम्युनिटी को टारगेट करना मुझे नहीं अच्छा लगता। प्रभात सर, रोकूंगा आपको। जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, आपने लगातार प्रभात जी की बातें सुनी, कितना सहमत हैं आप? नहीं, देखिए, जो कानून है, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई असहमत नहीं हो सकता है। लेकिन पुलिस जिन परिस्थितियों में काम करती है, केवल इस आधार पे हम नहीं कह सकते कि जो इनकाउंटर हुआ है वो क्वेश्चनेबल है। इसको जांच करने के लिए एजेंसियां हैं। यदि एजेंसियां सही से जांच करके उसका सही गलत का निपटारा नहीं करती हैं तो उनकी भी भूमिका उसके संदेह के दायरे में है। जब भी कोई पुलिस के तरफ से किसी के प्रति, चाहे वो अपराधी हो चाहे सामान्य जन हो, उसके प्रति किसी तरह की कोई चोट पहुंचाई जाती है तो उसकी रिपोर्टिंग बहुत सारी एजेंसियां हैं उनको की जाती है। अब उन एजेंसियों की जिम्मेदारी है, जैसे मानवाधिकार है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस जो पुलिस के प्रति से बल प्रयोग हुआ है पुलिस की तरफ से, उस बल प्रयोग की जांच करे और ये देखे कि वो न्याय संगत है या नहीं है, कानून के दायरे में या नहीं है। उसकी जिम्मेदारी इसकी जांच करना। और तमाम ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें पुलिस के सामने ऐसी स्थिति आती है कि वो इनकाउंटर की सिचुएशन बनती है। अब ये जिम्मेदारी उन एजेंसियों की है कि उसकी जांच करें कि ये जस्टिफाइड है या जस्टिफाइड नहीं। एक चीज़ और भी है सर, अभी मैं मंगेश यादव हत्याकांड में की बात अगर करूं, जब उनका हत्याकांड हुआ तो सियासत बहुत तेज़ हो गई और फिर सियासी पारे के बीच एक बयान आता है इनकाउंटर की टीम को लीड करने वाले अधिकारी का। ऐसे प्रेस के बीच आकर जब अधिकारी बयान देते हैं या इससे पहले भी, तब स्थिति और भी सियासतगन जो होते हैं उनको यही लगता है कि नहीं, अब तो सारी चीज़ें ये हो गई, सब प्लांटेड है। ये जो अफवाहें उस वक्त उस पूरी घटना को लेकर फैलाई गई थी। मुझसे पूछ रहे हैं तो? जी, मैंने सर आपसे ही पूछा। हाँ, देखिए, मेरा ये कहना, जब भी कोई पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया जाता है और कोई भी व्यक्ति घायल हुआ है या उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी जांच एक तीसरी एजेंसी करती है। इस बीच में ये निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि जो पक्षकार इन्वॉल्व हो उन्हें पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। यदि वो दे रहे हैं तो एक तरह से वो प्रभावित करने जैसी सिचुएशन बनती है। इसलिए जो लोग उस प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, जिनके बयान होने हैं, उनको पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। निश्चित रूप से एक कोड ऑफ कंडक्ट उन पे भी लागू होता है। उस पर्टिकुलर घटना को लेके उनको कुछ पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। चलिए,
मैं अविरल मलिक के पास चलूंगा, भाजपा के प्रवक्ता हैं। अविरल, अगर बात की जाए तो आपकी सरकार में अब तक लगभग मुझे लगता है 208 इनकाउंटर हुए हैं। अखिलेश यादव से 2012-17 तक 40 इनकाउंटर, मायावती कार्यकाल में ये आंकड़ा 261 था और मुलायम सिंह 2003 से 7 के करीब 499 इनकाउंटर हुए थे। अब इनमें दो बातें हैं, आंकड़ों के नंबरों को छोड़ते हुए अगर हम बात करें, आप कहते हैं कि जो एनकाउंटर का मतलब, आप लोग ये कहते हैं, प्रवक्ताओं को मैंने सुना है कि जितनी भी कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी चल रही है। उस हिसाब से मुलायम सिंह के कार्यकाल में तो बहुत ही अच्छी थी कानून व्यवस्था, क्योंकि लगभग 500 एनकाउंटर उनकी सरकार में हुए थे। अविरल जी, देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था का विषय है, कानून व्यवस्था निश्चित रूप से बेहतर है, बेहतरीन है, और ये जनता इस बात की गवाह है और जनता गवाही दे रही है वोट के रूप में। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी अपराधी को बख्शना नहीं है। किसी भी अपराध करने वाले व्यक्ति को किसी भी स्तर तक बख्शा नहीं जाना चाहिए, और उसी का पालन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों का पालन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। नंबर 2, रही बात एनकाउंटरों की, अगर पुलिस के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं तो पुलिस क्या करे कि उन्हें मिठाई खिलाए या उन्हें लड्डू खिलाने का कार्य करे या फिर माला पहनाने का उन्हें कार्य करे। अगर पुलिस के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, पुलिस को मारने का प्रयास किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो उसके बाद निश्चित रूप से पुलिस एक्शन लेती है और वो लिया जाना चाहिए। और ये तो हर आम आदमी को भी अधिकार है आत्मरक्षा के लिए। और उसके साथ साथ रही बात भारतीय जनता पार्टी के दौरान जो कानून व्यवस्था रही, तो कानून व्यवस्था निश्चित रूप से मजबूत है, और इस बात की गवाह महिलाएं हैं, इस बात के गवाह युवा हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग जिस प्रकार से वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम करते हैं, तो इस बात की गवाही निश्चित रूप से युवा दे रहा है, वोट के माध्यम से दे रहा है, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। अगर आप जनता का ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप 50 लोगों का यदि ओपिनियन ले लें तो उसे पूरे प्रदेश का ओपिनियन आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर वोटर अपनी वोट दे रहा है के दौरान जो अपना ओपिनियन वोटर साझा कर रहा है, उसे पब्लिक का ओपिनियन माना जाना चाहिए, और उसी के आधार पर यह तय किया जाना चाहिए कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है अथवा नहीं है। अब लोकसभा चुनाव में यूपी में क्या हो गया था? इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि जनता भाजपा के लोकसभा चुनाव में यूपी में भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया था? गरीब के हित में कार्य कर रहे हैं, और अपराध को खत्म करना, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना, अपराधियों को जेल भेजना और कानून व्यवस्था को सही रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश सरकार की निश्चित रूप से जिम्मेदारी है। और बखूबी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। और साथ साथ जिस प्रकार से बात है, प्रभात जी यहाँ मौजूद हैं, प्रभात जी अभी कह रहे थे कि पिछले 10 सालों से यदि कुछ किया जा रहा है तो एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक ही रिलीजन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो प्रभात त्रिपाठी जी, मेरा तो आपसे केवल ये प्रश्न है, अगर एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है तो गोली बरसाने वाले कौन लोग थे? वो जिहादी कौन थे जो पत्थरबाजी से गोलीबारी तक पहुंच चुके हैं? अगर इन लोगों का इस प्रकार का विकास हुआ है तो इस विकास को विनाश में तब्दील निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन करेगा। जिस प्रकार से ये लोग पहले पत्थरबाजी किया करते थे, अब ये गोलीबारी तक पहुंच चुके हैं। इस चीज को कतई टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस देश में यदि कुछ चलेगा तो संविधान के मुताबिक व्यवस्थाएं चलेंगी। इस देश में यदि कुछ चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का राज चलेगा, उसी के आधार पर तय किया जाएगा। और जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, साथ साथ हिंदुओं के ऊपर गोलियां बरसाने का कार्य किया जाता, राम गोपाल की हत्या, उस विषय पर भी बोलना चाहिए था। और साथ साथ मेरे सवाल का जवाब दिया क्या आपने? मेरा सवाल क्या था, याद भी है आपको? इतनी बातों में क्या सवाल था मेरा? रही बात प्रभात जी की, मैं अरे मेरे सवाल का जवाब दिया आपने, मेरा सवाल सुना था आपने? क्या है सवाल आपका? सुना है। आप सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसके संबंध में आप जानकारी ग्रहण करना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हैं भैया हम, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा सवाल ना सही से सुना करिए।
मैंने आपसे पूछा कि यदि अभी आप लोग इनकाउंटर को सही बताते हैं तो आप लोगों ने 2017 से अब तक 208 इनकाउंटर किए हैं और मुलायम सिंह सरकार में 2003 से 2007 तक 499 इनकाउंटर हुए थे। तो बेहतर बिल्कुल कानून मैंने व्यवस्था सुना, किसके स्पष्ट कार्यकाल की मानी जाए, ये सवाल नहीं, था। बिल्कुल मैंने सुना। अरे कहाँ सुना, कहाँ सुना? आप तो दुनिया भर की बातें हो गई लेकिन मूल बात पे जवाब ही नहीं दिया। आप बताइए किसका कार्यकाल बढ़िया माना जाए? जी नहीं, देखिए या तो उसमें कार्यकाल अपराधियों को बढ़िया मारा माने जा रहा जाने की था, जहां तक बात, उसमें भी अपराधियों को ही मारा जा रहा होगा। पुलिस इनकाउंटर जो आधिकारिक रिकॉर्ड है, इसमें भी अपराधियों को मारा जा रहा है। नहीं देखिए, मैं तो आदरणीय प्रभात जी के द्वारा जो कहा गया उसका भी मैं उत्तर दे रहा था और आपके प्रश्न का भी मैं उत्तर दे रहा था। और रही बात एक रिलीजन को टारगेट करने की, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, हम सबके हित में कार्य करते हैं। और अगर बिजली पहुंचती है हिंदू के घर में भी, मुसलमान के घर में भी, जो योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है वो हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है वो हिंदुओं के लिए भी हो रहा है, मुसलमानों के लिए भी हो रहा है, सिखों के लिए भी हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। हर रिलीजन के हर व्यक्ति के लिए हो रहा है। इसमें रिलीजन के आधार पर टारगेट करने का प्रश्न ही नहीं बनता है। ये अखिलेश यादव जी की माइंडसेट हो सकती है, अखिलेश यादव जी की विचारधारा हो सकती है कि वो कहें कि मैं बता देता बिना नाम के भी कि किसका एनकाउंटर हुआ होगा, तो उनका माइंडसेट हो सकता है। ये पुलिस वालों का, जनता का, पत्रकारों का, लोगों का, आम आदमी का, नॉर्मल विचारधारा रखने वालों का बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एक वर्ग के हित में केवल सोचते हैं, ये दूसरे वर्ग के हित में कुछ नहीं सोचते हैं। और हमने तो देखा है मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान क्या हुआ, मैंने स्वयं देखा है। और किस मंत्री ने क्या फोन करके पुलिस प्रशासन को कहा, वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में छपा है बकायदा। चलिए जरा बड़ा प्रभात जी, पावरफुल मंत्री था वो उस दौरान का। सवाल का जवाब तो मेरे कैसा? अभी भी आपने नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब अभी आपने नहीं दिया। चलिए प्रभात जी के पास कहेंगे। प्रभात जी, आपकी एक बात से थोड़ा प्रवक्ता महोदय जो हमारे हैं उन्हें शायद आहत हुए। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं रिलीजन को, ऐसा तो नहीं है। जब हम हिंदू को लाइट दे रहे हैं तो मुसलमान को भी दे रहा है। आयुष्मान कार्ड बन रहा तो सबका बन रहा है। बात तो सही कह रहे हैं प्रभात जी। देखिए विशाल जी, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है भाषण देने का। सवाल इस बात का है कि इनकाउंटर की जो आपने डिबेट रखी है कि इनकाउंटर किन परिस्थितियों में होना चाहिए। अभी अविरल जी जो कह रहे थे कि पुलिस पे गोलियां चलाते हैं तो वो सीधे मार देते हैं। कितने पुलिस वाले मरे अभी तक इनकाउंटर में? चलिए पूरा रिकॉर्ड बता दीजिए, कितने पुलिस वाले मरे इनकाउंटर में? मेरा ये कहना है, एक रिलीजन की जो मैंने बात की, यहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल अपराधियों का है। अपराधी क्या एक ही कम्युनिटी के हैं क्या, और अपराधी नहीं है क्या? जब सवाल उठता है इनकाउंटर का, तो इनकाउंटर में पुलिस को, अभी एक आईपीएस साहब बैठे थे, उन्होंने बात जो कही कि कई आयोग बने हैं, कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मैं ये कहता हूं अपराधियों को सीधे ऊपर पहुंचाने का ये जो फरमान है, ये इसका अधिकार किसने दिया है? आप टांग पे गोली मारिए, आप कमर के नीचे गोली मारिए, उनको आप उनकी स्क्रीनिंग कीजिए। आखिर वो अपराधी जो अपराध किया है वो अपराधी अपराध क्यों करता है, किन परिस्थितियों में अपराध हुआ है। मैं किसी अपराधी का पक्ष लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये दंगे होते हैं, दंगे में कौन मरता है? दंगे में मजलूल आदमी मरता है, गरीब आदमी मरता है। आज तक कोई बड़ा नेता मरा दंगे में? कोई पार्टी का बड़ा नेता किसी भी बड़े कार्यक्रम में मारा गया? कौन मरता है? छोटा सा मजदूर मरता है, उसकी दुकान बंद होती है, उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है, खाने के लिए मोहताज हो जाता है। चैनल में बैठ के पार्टी के प्रवक्ता होकर बड़ी बड़ी बातें करना तो सबको आती है, लेकिन उसके दर्द को किसी ने समझा? जब किसी का घर गिराया जाता है उसके दर्द को आपने समझा? न्यायिक प्रक्रिया से आप घर गिराइए, आप न्यायिक प्रक्रिया से दंड दीजिए। आप काहे कि इस देश के अंदर कानून क्यों बना है? अभी देखिए चंद्रचूड़ ने कितना बढ़िया काम किया। हमारी जो न्याय की देवी थी, जिनके आंखों में पट्टी बंधी थी, जिससे पूरे देश के लोगों में अविश्वास था, जब अंधा कानून पिक्चर बन गई उसके नाम पे, अंधे कानून पे, चंद्रचूड़ ने एक झटके में न्याय की देवी की उस पट्टी को उतार दिया। उनके अंदर जो शक्ति आई, संविधान को उन्होंने दिया, तलवार हटा दी उन्होंने। इतना बढ़िया काम किया, उसकी कोई बात नहीं करता है। न्याय की देवी को पट्टी हटा के कितना बड़ा इस देश के अंदर काम हुआ। लेकिन हम क्या उस न्यायिक प्रक्रिया को, न्याय दिखाई देना चाहिए, न्याय महसूस होना चाहिए। न्याय ये नहीं कि सीधे ठोको अभियान से न्याय मिल जाएगा। क्या हमारे जज और जुडिशियल प्रोसेस जो हमारा है पूरा, क्या वो उसको बंद कर दें? क्या इस देश के अंदर खत्म कर दें पूरे प्रोसेस को? क्या? अरे भाई अपराधी है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन अपराधी इन परिस्थितियों में बना
किस परिस्थितियों में अपराध हुआ, हम सीधे उसको जो है गोली मार के ऊपर पहुंचा दें। चलिए ये प्रभात सर, मैं नहीं रोकूंगा समझता हूं आपको, कि इस देश एक में ब्रेक का कानून इशारा जाए। है मुझे, आप सबको रोकूंगा, बने रहिए चर्चा में कि यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ सपा के दारा सिंह यादव भी जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है दारा सिंह आपका। और उन्हीं के पास चलेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ये बात कहते हैं कि भाई जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं वो जाति मजहब देख के हो रहे हैं। कभी कभी वो कहते हैं विशेष जाति के लोगों का हो रहा है, कभी कभी कहने लगते हैं कि विशेष मजहब का हो रहा है। अविरल जी सारी बातों को नकार रहे हैं, कहते हैं ऐसा नहीं, हम सिर्फ अपराधियों का सरकार में ही पुलिस जो है वो इनकाउंटर कर रही है और किसी ऐसा नहीं कि टारगेटेड इनकाउंटर कोई भी नहीं है इसमें। दारा सिंह जी। जी देखिए, इनकाउंटर करना, अपराध को खत्म करना अच्छी बात है। देश में कहीं भी अपराध होता है तो डर का एक माहौल बन जाता है, मगर दंगा और अपराध इनकाउंटर में अंतर देखिए आप कि जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर हम लोग जब माला अर्पण करने जाना था तो हमें बैरिकेटिंग लगा दी जाती है, बिजली के तार भी लगाए जाते हैं, जाली जो लगी होती है आगे लगाई गई, रोका गया हमें। सोचिए कि जब एक कोई यात्रा निकलती है, ऐसा तो है ना कि पुलिस को सूचना नहीं दी जाती है। हमारे पास कई ऐसे विभाग होते हैं जिनको पता होता है, उन विभागों को भी ये पता होता है कि कैसे कहां से हमें निकलना है, कैसे कहां पर जाकर खत्म करानी है यात्रा, और ये व्यवस्था की गई। मगर भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ ऐसे लोग थे जो अफवाह फैलाए, उन्होंने कहा कि गोलियां चली, लाखों खड़े गए, बहुत सी चीजें मतलब आया, मैंने देखा, पढ़ा, स्क्रीनशॉट भी रखा उसका। समाजवादी पार्टी कहती है कि अपराध को बढ़ावा मत दीजिए, मगर जैसे अभी हम देख रहे थे कि त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बातों से एकदम सहमत हूं। अरे अपराध क्यों किया भाई? अगर अपराध की ही बात की जाए तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने केस वापस नहीं लिए? कह दीजिए कि झूठ है, उनके ऊपर कोई केस नहीं थे, या अमित शाह जी पर केस नहीं है, क्या नरेंद्र मोदी जी पर केस नहीं है? हमें बता दीजिए। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद एक लिस्ट जारी की थी जिनके ऊपर 54, 56, 57, 58 कितने कितने केस है, भाई आप उनका क्यों नहीं इनकाउंटर किए? वो तो मर्डर किए हुए। एक तरफ आप कहते हैं अपराधी बख्शे नहीं। देखिए आपकी बात अभिनय जी थोड़ा पूर्ण कर लेने जी, आप बहुत देर से कह रहे होंगे, हम अभी आए, सुनिए। तो आप बता दीजिए, एक नौजवान की जान चली गई, नौजवान की, उसकी पत्नी का क्या कसूर था? दूसरा, आपने इनकाउंटर जिसका किया, क्या वो अपराधी थे? भीड़ तो वहां हजारों की थी, और वो वहां पर गोली चली क्यों? एक वीडियो आया है जिसमें झंडा उतार रहा है लड़का, दूसरा वीडियो आया है कि गोली चली, तीसरा वीडियो कहां है जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही थी कि मुस्लिम समाज के लोगों ने गुम्मा चलाया? भाई कैमरे चल रहे होंगे, यात्रा निकली थी, गाने बज रहे थे, डांस हो रहा था, कुछ लोग लाइव चलाए होंगे सोशल मीडिया पे, हर हाथ में मोबाइल है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते हैं अभिनय जी। आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, आप केंद्र में हैं, राज्य में हैं, जनता आपको भगवान मान रही इस समय, क्यों ये राक्षस वाले काम कर रहे हो? अभी आपसे पूछा जाएगा नौकरी के बारे में तो नहीं बताओगे, आपको पूछा जाएगा किसान की समस्या पे नहीं बता पाओगे, महिलाओं के साथ बलात्कार पे आप बताइए। चलिए ठीक है, कहते हो भारतीय जनता पार्टी कहती है भेद नहीं भाव नहीं करते, समाजवादी जाति का वो करती है, राजनीति करती है। भाई आप बता दीजिए, उस दिन 3 घटनाएं हुई, एक बहराइच में हुई, एक लड़की का हाथ और पैर बांधकर झाड़ियों में डाल दिया गया, यही लखनऊ में, मुख्यमंत्री के आवास से ज्यादा ही दूर नहीं था, और तीसरी अमन गौतम को मार के पीट के मार दिया गया। आप एक परिवार से मिल लिए,
अमन गौतम था इसलिए नहीं मिले, लड़की का परिवार निषाद था आपने नहीं मिले। तो जात पात तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आप बताइए, जो अभी कुछ दिन पहले एक कथावाचक में भीड़ में हिंसा में बहुत मतलब भीड़ हुई और लोग उसमें भगदड़ में मर गए, उस बाबा को आपने सिक्योरिटी कितनी दे डाली? जनता को क्यों नहीं सिक्योरिटी दे पा रहे हो? क्यों नहीं वहां बहराइच में आपने पहले से सुविधाएं, पुलिस को आदेश किया कि आप जाली लगवाइए, जनरेटर में करंट लगवाइए, जैसे समाजवादियों को मारने का प्लान बनाए थे। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा तक जाने के लिए आपने पूरे लखनऊ को छावनी में बदल दिया। चलिए अब जवाब ले ले दारा सिंह, अब जवाब ले लेते हैं ना। अविरल जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए मुझे घोर आपत्ति है जो इनके द्वारा बयान दिया गया। इन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का एनकाउंटर किया जाना चाहिए, इनके शब्द थे। इन शब्दों से मुझे घोर आपत्ति है और इन्हें इस शब्दों को उल्टा लेना चाहिए, तत्काल उल्टा लेना चाहिए। जो शब्द इन्होंने कहे हैं वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं, अनुचित एक हैं। सेकंड में अविरल जी मैं कंफर्म कर दूं, दारा सिंह ये आपने क्यों कहा? नहीं, आप बताइए, मैंने योगी जी का इनकाउंटर की बात नहीं की। नहीं, मैंने मैं रिकॉर्डेड दिखा सकता हूं आपको। नहीं, समाज सुधारक की बात की, जैसे त्रिपाठी जी कह रहे थे, इसीलिए कह रहे हैं भाई थोड़ा कान साफ करा लिया करो। नहीं, मैं हमको कान बस साफ नहीं, मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा। अभी रिकॉर्डेड हुई होगी, मैं वो वीडियो भी आपको भेज दूंगा। मैंने सुना तभी मैंने बोला है। देखिए वो एक संवैधानिक पद पे है, मैंने एक अपराध, हिंसा, घटना, 3 शब्द का इस्तेमाल करके हुए मिसाल दी। और नहीं, मिसाल नहीं। देखिए आपने क्या कहा मैं बता देता हूँ, अक्षरशः बता देता हूँ। देखो, मैं आपने कहा अभिनय जी, देखो मैं इसीलिए आपको उल्टा सीध बोल देता हूँ, फिर कहोगे लो भाई मेरा कोई सम्मान ही नहीं करता, मैं भाजपा का हूँ, मेरी सत्ता है, मेरी सरकार। नहीं, आपके सम्मान नहीं। देखिए दारा सिंह जी, मैं आपका सम्मान करता था। अपनी बातों से मुखरिए मत, आप अपनी बातों से मत मुखरिए, मत मुखरिए। मैं कह रहा हूं वो लड़का मरा है भीड़ में। अब बोलने देंगे या खुद बोलते रहेंगे? दारा सिंह मैं जी, आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब सुन लीजिए, चलिए सुन लीजिए, हो गया, ठीक है। मैं नहीं, देखिए जो आप बोल रहे हैं ये आपके कर्म है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए भैया सुनिए, अब सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। तो मंजीरा बजाने आए हो, डिबेट में आए हो, मंजीरा बजाने आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ बोल रहे हो। मैंने क्या कहा उसका शब्द को इधर से उधर आप कर रहे हो। नहीं, मैं दिखा देता हूँ, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, रुकिए। आप लोगों ने दंगा करवाया, दूसरे दिन जो दंगा हुआ आप नहीं, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, आपके शब्दों को एज इट इज अभी दिखाता हूँ। अरे दिखाइए, दिखाइए हमने क्या बोला, वो भी हमको भी पता है। मैं भी एक जगह हूँ और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, मैं उनकी कुर्सी का सम्मान करता हूँ। तो मुझे क्या दिखाओगे? अरे जिस चीज पे आए हो उस टॉपिक पे बात कीजिए ना, आप बताइए। चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ। हाँ ठीक टॉपिक है, पे आ मैं जाइए। टॉपिक पे हो गया, टॉपिक चलिए पे चलिए मैं अब टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए चलिए, चलिए, याद तो आ गया आप लोगों को। दारा सिंह जी, आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो मैं भी बेहद आपका निंदनीय है, मैं भी सम्मान आपत्तिजनक करता है। हूं। लेकिन साथ है, हमारे कर्म हमारे साथ हैं, जनता और ईश्वर हमारे कर्मों को देख रहा है और जनता के द्वारा जनता जनार्दन है, जनता हमें आशीर्वाद भी दे रही है। अब रही बात विषय श्राप की, देते हैं, हम आपको श्राप देते हैं भरी, आप झूठ बोल अब रहे हैं। मैं भी शराब देना चाहता हूँ। अरे ये कोई भैया, ये धर्मशास्त्र नहीं चल रहा है, डिबेट चल रही है। अब श्राप देने की बारी आ गई, कुछ भजन और कीर्तन शुरू करना पड़ेगा हमको, धार्मिक चैनल बना देंगे आप लोग। तो अगर इतनी शक्तियां आप लोगों के पास है तो इस देश में जो हो रहा है इसको रोक दीजिए। अविरल जी और दारा सिंह जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं, जो सब प्रयोग करें, हम कह रहे जायज करिए, आप सत्ता में आपसे और सवाल अभी कर सुन रहे हैं। लीजिए अविरल जी, उन्होंने ये कहा कि एक योगी आदित्यनाथ जी ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 54, 56, 46, 42, 30। अब मुझे बोल लेने दीजिए दोनों लोग, मुद्दे बात करते हैं। हाँ मेरी बात हो जाए फिर बोलिएगा। बात सुन लीजिए, फालतू किसी भी चीज का विवाद ना बने इसलिए क्लियर कर दूं। उन्होंने कहा कि क्या सीएम साहब पे मुकदमे नहीं थे, उन्होंने वापस लिए। उनके द्वारा एक लिस्ट जारी की गई जिसमें 52, 56, 44, 30, 35 जो भी नंबर के मुकदमे थे उन लोगों पे, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, इन्होंने ये कहा, जो कि सीएम
साहब ने लिस्ट जारी की तो उसके हिसाब से इन्होंने, कोई लिस्ट इनके पास होगी उसके हिसाब से इन्होंने कहा। इन्होंने कहीं ये नहीं कहा जो शब्द आपने कहे हैं। और बाकी अगर आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो आप हमें भी भेज दीजिएगा और दारा सिंह यादव जी को भी भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग झूठ बोल रहे हैं अविरल, खामखा वो झूठ बोल रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है इनके पास। चलिए अविरल जी, आप जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। अनम्यूट कर लीजिए मालिक, अनम्यूट कर लीजिए। हम आवाज बंद नहीं करते हैं, आपकी खुद बंद हुई है आवाज, हम माइक आइक नहीं बंद करते हैं। जी नहीं, देखिए जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की और जहां तक इस हिंसा की बात है, तो दारा सिंह जी ने एक अजीबोगरीब बात जो कही, वो इन्होंने कहा कि जब रूट तय था, जो रूट डिसाइड हो चुका था, वहां पुलिस प्रशासन फेल रहा, पुलिस प्रशासन की त्रुटि रही और सुरक्षा जितनी लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी। ठीक है, पुलिस प्रशासन की त्रुटि रही और कार्रवाई भी हुई, वो एक अलग विषय है। लेकिन दारा सिंह जी, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, अगर मैं जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे सेंसिटिव जाकर जय श्री राम के नारे लगाना चाहता हूं जहां मेरी कम्युनिटी का एक भी व्यक्ति नहीं रहता है, और मैं बिना पुलिस फोर्स के जाना चाहता हूं, बिना पुलिस को सूचित किए जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं जय श्री राम बोलूंगा, तो आप क्या कहेंगे? अगर इस प्रकार का हमला किसी के ऊपर हो जाए, अगर इस प्रकार के तत्व हमला कर दे जय श्री राम बोलने पर, तो आप क्या कहेंगे कि सुरक्षा नहीं थी? आप उनको ब्लेम नहीं करेंगे जो हमला कर रहे हैं? जो हमला करते हैं उनके विरुद्ध आपको बोलना चाहिए। जो जिहादी किस्म के लोग हैं उनके विरुद्ध आपको मोर्चा खोलना चाहिए। आपको मोर्चा खोलना चाहिए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध, आपको राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए देश विरोधी लोगों के विरुद्ध। क्या आपत्ति है आखिर बोलने में? हम बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं, खालिस्तानियों के विरुद्ध बोलते हैं, आतंकवादियों के विरुद्ध बोलते हैं, जिहादियों के विरुद्ध बोलते हैं, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध, देश विरोधी लोगों के, कानून विरोधी लोगों के, संविधान विरोधी लोगों के विरुद्ध हम बोलते थे, बोलते हैं, बोलते रहेंगे। और हमारी सरकार भी निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रही है और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी उनकी बात का जिम्मेदारी जवाब तो है और दीजिए। नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उनकी बात का जवाब तो दीजिए। आप तो कश्मीर और सब जगह घूम आए, लेकिन उनकी बात का जवाब तो दे दीजिए, संतुष्ट हो जाए वो। बैठाया जाना चाहिए भाषण देने के लिए, ये डिबेट का पार्ट नहीं होता है जिस तरीके से आप बात को जनता के बीच रख रहे हैं। जो पूछा जा रहा है एंकर द्वारा, आप इनकाउंटर पे डिबेट कीजिए। आप कहाँ कश्मीर पहुंच गए आप भाई? जी नहीं, देखिए मैं उदाहरण के रूप में केवल दे रहा हूं और उदाहरण आवश्यक है। अभी योगी आदित्यनाथ जी पर मुकदमे उल्टा लेना सीधा लेना, ये मुकदमों पर कहां से पहुंच गए दारा सिंह जी? सवाल तो इनसे भी बनता है। अब ये मुकदमों पे पहुंच गए थे। दारा सिंह ने जो बात कही है सही कही है। जो लिस्ट जारी की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने या उनके विभाग ने कि ये अपराधी लोग हैं, क्या उन अपराधियों का इनकाउंटर नहीं क्यों नहीं हुआ? जब इनकाउंटर पे बात चल रही, इनकाउंटर पे बात कीजिए। आप कश्मीर कहाँ पहुंच गए? कहाँ? नहीं, मैं माफी चाहूंगा कि आपको मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं, विषय पर आइए, विषय पर आइए। ये कौन सी बात हुई अजरंग, ये कौन सी बात हुई? आपका ही विधायक, आपके विधायक, आपके नेता इसी चैनल पे कह रहे थे कि पुलिस का फेलियर है, पुलिस ने रूट बिल्कुल मैंने मैप लीक कहा, नहीं किया। मैं कह तो रहा हूं पुलिस प्रशासन का फेलियर रहा और कार्रवाई भी हुई। लेकिन हाँ, जो ये कह रहे हैं दारा सिंह जी कि सुरक्षा नहीं थी, मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं, अगर लोनी में कुछ लोग जहां उनकी कम्युनिटी के एक भी व्यक्ति नहीं रहता, जय श्री राम बोलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं रहता, केवल अदर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अगर वहां उस गली में जय श्री राम बोल जाकर अच्छा, क्या करने जाइएगा आप उस गली में? उस गली में जाइएगा क्या करने आप? अपने उस गली में किस मानसिकता से आप जाएंगे ये बताइए जरा। उस गली में जब आपकी कम्युनिटी का मान लीजिए कोई नहीं है, वहां करने के किस मानसिकता से आप जाएंगे? बताइए, आप बताइए जरा। जी नहीं, मैं तो बता रहा हूं, बताइए किस लिए जाएंगे आप? बिल्कुल, भारत का संविधान ये पूर्ण रूप से आजादी देता है। जाने को देता है भाई, धार्मिक नारे लगाने को देता है क्या? जी नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। आप उस संवेदनशील जगह जाकर आप वो काम कर रहे हो जिससे हिंसा भड़क सकती है। नहीं, मैं तो एक मिनट, मैं तो इसी मुद्दे पे आ रहा हूं। आपने अच्छा मुद्दा खड़ा कर दिया। आपने कहा संवेदनशील मुद्दा डाइवर्ट बहुत अच्छा करते हो आप, अच्छी बात है। मुलायम सिंह यादव और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो डिफरेंस था उसका जवाब नहीं दिया। प्रभात जी की एक खबर, एक लाइन आपने पकड़ ली रिलीजन वाली। जयप्रकाश जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, वो आपने नहीं पकड़ी। दारा सिंह यादव की कौन सी कहाँ बात क्या पकड़नी थी वो पकड़ ली। उसके बाद आप कश्मीर चले गए, उसने कहा कि आप फिर बताने लगे किसी कम्युनिटी कोई ना हो, वहां जाके आप करने लगे। यही आपके साथ हो जाए, हमारे साथ हो जाए तो हम क्या करेंगे? जी नहीं, आज का पूरा मैं बता देता हूं।
चलिए मैं आपको रोकूंगा, जयप्रकाश जी के पास चलेंगे। सर, अभी जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, एक ही कम्युनिटी में उस कम्युनिटी का, हमारे सेम कम्युनिटी का कोई ना हो, विपरीत चीजें हों, वहां जाकर धार्मिक नारे लगाना क्या कानूनी तौर पर सही है? देखिए, किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति द्वारा क्या कहा जा रहा नहीं कहा जा रहा, उस पर मैं कोई टिप्पणी अपनी नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको संविधान की बात बताऊं कि किसी भी व्यक्ति को कहीं जाने से, कहीं बसने से रोका नहीं जा सकता, कहीं भ्रमण से रोका नहीं जा सकता। पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन दूसरी बात उसमें संविधान में ये भी लिखी है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे के विश्वास, उपासना, अभिव्यक्ति और उसकी पूजा पद्धति का वो सम्मान करे। और किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे के पूजा पद्धति में या उसके उपासना पद्धति में या उसके विश्वास में कोई उसको खलल डाले। हर आदमी स्वतंत्र है, लेकिन उस स्वतंत्रता का अर्थ ये भी है कि हम अपनी छड़ी वहीं तक घुमा सकते हैं जहां दूसरे की नाक में ना लड़े। हमें छड़ी घुमाने का अधिकार तो है कि हम रास्ते में चल रहे हैं, अपनी छड़ी घुमाते हुए चल रहे हैं, लेकिन वो छड़ी की नोक जाके दूसरी की नाक में लग जाए, हमें वहां ध्यान रखना है और हर व्यक्ति को ध्यान में रखना है। क्योंकि यह देश अपना देश है, यहाँ हर तरह का सांप्रदायिक सौहार्द रहेगा तो विकास होगा, चाहे वो घटना X जगह हो या Y जगह हो, किसी कम्युनिटी विशेष का हो या किसी का भी हो। हमें सबकी भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा आचरण करना चाहिए कि जिससे किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, चाहे वो समूह में हो या वो अकेला हो। चलिए, बिल्कुल प्रभात जी के पास चलूंगा। प्रभात जी, जयप्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हर चीज सबको ध्यान में रख के ही सारी चीजें होंगी। आप ये सोचे कि आप जिस हिसाब से चल रहे वही सीधा तरीका है चलने का, नहीं हो सकता ये। मुझे लगता है कि जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा हूँ कि मैं बड़ा अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आप सबको खराब लग रहा हो या किसी एक को खराब लग रहा हो। तो हम अपनी बातों से वही कर सके, लिमिटेड चीजें कर सके कि भाई हाँ हम कहीं भी जा सकते हैं, हम जा बिल्कुल अविरल भाई जा कहीं भी सकते हैं हम लोग, लेकिन वहां जाकर करना क्या है ये वहां की स्थिति के हिसाब से किया जाता है। आप पानी में जाके आग थोड़ी लगा देंगे, पानी में जा सकते हैं, संविधान में लिखा है। लाल जी, जयप्रकाश जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करके मैं आगे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस संविधान में सबको बराबर का हक है, कोई भी कम्युनिटी का हो। ये नहीं कि एक कम्युनिटी खतरे पे है, दूसरी कम्युनिटी, अरे ये सब सियासतदान है, ये राजनीति कर रहे हैं एक सत्ता प्राप्त करने के लिए, एक सत्ता अपनी बचाने के लिए। सवाल ये है कि पिसता कौन है, मरता कौन है? गरीब आदमी, आम आदमी। आज जो समाज में ये माहौल बनाया जा रहा है, मैं इसकी बात कह रहा हूँ, इस माहौल को बिल्कुल नहीं पनपने देना चाहिए। और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय है, वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय इनकाउंटर से जोड़ के नहीं देखना जाना चाहिए। इनकाउंटर परिस्थितियों के आधार पे होता है, लेकिन इनकाउंटर की जो बाढ़ आ रही है, चाहे उस सरकार में रही हो चाहे इस सरकार में रही हो, उससे हम कानून व्यवस्था का, मायावती की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती थी। क्या हुआ मायावती का भाई? सरकार का क्या हुआ? क्या हुआ सरकार का? वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त थी, कानून व्यवस्था पीछे चला गया। इस प्रदेश के अंदर सरकारें कानून व्यवस्था पे गई हैं और आई हैं। हमारा ये कहना है कि समाज को मजबूत करने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को जीवित रखने के लिए हमें ऐसे काम करने चाहिए। हमें पैनल मिला है, उसमें ये नहीं है कि आप कोई नफरती बोल बोले। जयप्रकाश जी ने कह दिया, छड़ी उतनी घुमाइए जो किसी के दूसरे के नाक में न लगे। तो यही मेरा कहना है कि कोई भी चीज हो, उससे समाज में नफरत नहीं फैलनी चाहिए। और पुलिस को पूरा हक है अपने प्रोटेक्शन का, अपने इकबाल को बुलंद करने का, लेकिन सरकारों के तौर तरीके अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि ठोको नीति या फलानी नीति से एक दहशत फैला के एक माहौल को खड़ा करके ये बताएं कि देखिए मेरा इकबाल बुलंद है। समाज का हर व्यक्ति मुस्कुराते रहना चाहिए और गंगा जमनी तहजीब जीवित रहनी चाहिए। जहां दंगे होते हैं वहां ये सियासतदान दंगे करा के निकल जाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं।
वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं, मरता है गरीब आदमी। अगर विशाल जी ये जी। बात अगर समाज के लोगों को समझ में आ जाए ना, आप राजनीति कीजिए, आप वोट मांगिए, डेवलपमेंट के आधार पर मांगिए, चुनाव जीतिए, सत्ता प्राप्त कीजिए, डेवलपमेंट के आधार पर कीजिए, समाज को मजबूत करने के आधार पर कीजिए। मेरा ये कहना है कि इसी बातों के साथ मैं कहूंगा कि इनकाउंटर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इनकाउंटर फेक नहीं होनी चाहिए। इनकाउंटर की परिस्थितियां अगर बन रही हैं, तभी उस परिस्थितियों में टांग के अंदर गोली मारिए, टांग पे गोली मारिए, आप अपराधी को पकड़िए, न्यायिक प्रक्रिया में उसको हवाले कीजिए, उसको सजा दीजिए और कानून उसका काम करे। चलिए बिल्कुल, दारा सिंह के पास चलूंगा। दारा सिंह, देखिए, जब ये लड़का की मतलब गोली, जब झंडा वाला वीडियो हुआ, गोली चली, देखिए विशाल जी, उसके दूसरे दिन अचानक से आपने देखा होगा कि जनता एकदम से, वहां पर का वीडियो आया है, लाठी डंडा लेकर सब लोग सड़कों पे जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? रात के 9:30 से लेकर सुरमणि पार्टी के और 3-4 और ऐसे ट्विटर अकाउंट वाले जो एकदम नफरत फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस पर भी सवाल कर दिए, मतलब सब पर एक हद पार कर दी। सोचिए, और उस लड़के की, जो हमने उसकी पत्नी का बयान देखा, रो रहा था कि बताइए, एक लड़का जो कमाने की उम्र में था, वो झंडा उतारने चल गया। भाई क्या जरूरत थी तुमको वहां पे झंडा उतारने की? क्या जरूरत थी? आपके पास वीडियो आया होगा, टीम गिरा रहे हैं, पहले फिर झंडा गिरा रहे हैं, और आपने क्या किया? आपके जो मंत्री जी हैं, उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी पत्रकारों की जो मुस्लिम थे, जबकि वहां पर जो एंकर थे उन सब के अलग अलग समाज के थे। ठीक है, आपने लिस्ट जारी की, तो आपने जातवाद वहां पर फैलाया, जहर फैलाया, इसको स्वीकार किया। दूसरी चीज, मैं चाहता हूं कि हमारा देश, इसी देश में, मैं जब छोटा था तो मैं कहीं जाता था, मेरे देश का जो ट्रक पे पीछे लिखा होता था, मेरा देश महान है। जब मैं 26 जनवरी 15 अगस्त को जाता था तो मेरे रोंवा खड़े हो जाते थे राष्ट्रीय गान सुनकर। आपने पूरे 7 सालों में तस्वीर बदल, भाई भाई का दुश्मन कर दिया, दोस्त दोस्त का दुश्मन कर रहे थे, जाति जाति में नफरत फैला दे रहे, और कहते हो हम जातिवाद नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे। अरे तो खुल के बोल दो ना। अगर आपको मुस्लिम से चिढ़ है तो आप भरी मंच, जो आप रैलियों में कहते हो भाइयों और बहनों, बोल दीजिए कि भाइयों और बहनों, मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, भाइयों और बहनों, मुझे यादवों का वोट नहीं चाहिए, भाइयों और बहनों, मुझे दलित का वोट नहीं चाहिए। बोल दीजिए, क्यों नहीं बोलते हो? फिर क्यों कहते हो कि हमारे भाई हैं? नफरत से देश आगे नहीं बढ़ता है। देश जब बढ़ेगा जब हमारे पास अच्छे स्कूल होंगे, अच्छी अच्छी नौकरियां नौजवानों को होंगे, अच्छा अच्छा उनको खाने पीने का मिलेगा। समझ विनय जी, जैसे कि आपको बता रहे, हमने कई बार डिबेट में आपको फंसा लिया, फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूँ। पहले आप सुना कीजिए, और हो सके तो एक आधी किताब पढ़िए नदिया जी की, मिश्रा जी की। आपको और बता दें, आपके भी देता है माननीय श्री अटल बिहारी जी, उनकी किताब पुस्तक पढ़ना, तब डिबेट पे बैठो। चलिए दारा सिंह जी, आता हूँ अविरल के पास चलूंगा, क्योंकि डिबेट में वक्त कम है, और फाइनल कमेंट लेके फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। अविरल जी, नहीं देखिए, जिस हिसाब से दारा सिंह जी बोल रहे थे, मैं तो इनसे जानना चाहता हूं, विकास दुबे किस जाति से बिलोंग करता था? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जिस प्रकार से कह रहे थे, इनके द्वारा कहा गया कि मंच के माध्यम से स्पष्ट कर दें कि मुसलमानों से नफरत करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों से विशेष प्रेम करते हैं। अब आप बताइए, आपको क्या समस्या है हिंदुओं से? हिंदुओं से क्या समस्या है आपको? क्या आप हिंदुओं से ईर्ष्या करते हैं? क्या आप ब्राह्मणों से ईर्ष्या करते हैं? क्या आप जाट समाज से ईर्ष्या करते हैं? क्या आप ठाकुरों से ईर्ष्या करते हैं? क्या आप राजपूतों से ईर्ष्या करते हैं? यादवों से ईर्ष्या करते हैं? बताइए, आप बोलिए। एक बात बताइए, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसकी पत्नी की शादी, मतलब उसको जेल भेजा गया था, तो इस समाजवादी पार्टी ने भी आवाज उठाई। नहीं, ब्राह्मणों के हक में आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। जाट समाज के अधिकार के लिए आप केवल राजनीति करेंगे। हम हर वर्ग के अधिकार के लिए बात करते हैं, हम हर वर्ग को मजबूत करना चाहते हैं, और हम कर रहे हैं। हम योजनाएं चलाते हैं, हम गरीब के लिए जीते हैं, गरीब के लिए मरते हैं। 45 रुपए में डीजल देते हैं,
और हम लोगों को 100 रुपए में पेट्रोल देते हैं। ये बहुत गलत भाजपा वालों का है दारा कि सिंह जी, नहीं दारा सिंह जी, हम गरीब के लिए जीते हैं, गरीब के लिए मरते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और साथ साथ रही बात पॉलिटिक्स करने की, और बात बहुत सी आती है कि राजनेता नहीं मरते, जनता मरती है। बिल्कुल सही बात है। और साथ साथ मैं याद दिलाना चाहूंगा, दारा सिंह जी, कभी आपको याद आ जाए, आप कोई पुस्तक गलती से अपनी लाइब्रेरी से उठा लें और उसमें कश्मीरी पंडितों का विषय आ जाए, तो आप जानकारी ग्रहण कर लेना। जस्टिस टीका नहीं, आप माथे में हाथ मत मारिए। जस्टिस नीलकंठ गंजू जी की कैसे हत्या की गई थी, कैसे चारों तरफ घूम रहे थे हत्या करने के बाद हत्यारे जिहादी, उस बात को भी कभी देख लीजिएगा, कभी ख्याल कर लीजिएगा, कभी हिंदुओं के हक के लिए भी आप 2 शब्द बोल लीजिएगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा को खास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग आज बात करें सियासी इनकाउंटर। अपराधी का इनकाउंटर जब होता है तो उसे किसी न किसी जाति मजहब से जोड़ दिया जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस किसी भी अपराधी का इनकाउंटर अगर हो रहा है या उसे पकड़ा जा रहा है या उससे मुठभेड़ हो रही है, तो वो उसकी जाति भी अपराध है और उसका मजहब भी अपराध है। फिलहाल देखना होगा कि आगे जब इनकाउंटर होते हैं तो ये विपक्ष और सत्ता पक्ष क्या आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं। तो फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।